तो वेलकम करता हूँ सभी को फिर से और एक नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। एनसीईआरटी से मैं बोल रहा हूँ स्पेशली, और एनसीईआरटी में हमें और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो कि है प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स का प्रूफ, जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि √2 एक इरेशनल नंबर है तो आप बोलोगे रीज़न क्या है। मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि रीज़न क्या है √2 इरेशनल है, तो आप बोलोगे बहुत सारे रीज़न है। पहला कि रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब, इसलिए इरेशनल है √2। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि √2 का जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए इरेशनल नंबर है। लेकिन ये सब रीजंस जो है वैलिड ज़रूर है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, वैलिड ज़रूर है, ओके। मतलब आंसर्स करेक्ट हैं आपके, रीजंस करेक्ट हैं आपके, लेकिन आंसर का जो मतलब सफिशिएंट नहीं है, एनफ नहीं है। मार्क्स आपको पाने के लिए ये एनफ नहीं है, आपको और भी कुछ ज़्यादा लिखने पड़ेंगे। क्या लिखना पड़ेगा? उससे पहले आपको एक थ्योरम जानना पड़ेगा इस चैप्टर में, जो कि है ये थ्योरम जो है इस थ्योरम को हम आपको एनसीईआरटी के न्यू बुक में, जो कि डिडक्ट सिलेबस वाला जो किताब है, पेज 6 में आपको मिल जाएगा। थ्योरम 1.2 उसमें लिखा गया है कि लेट P be a prime number if P divides a square, then P also divides A, where A is a positive integer। तो थ्योरम जो है ये हमें ये समझाना चाह रहा है कि अगर P कोई भी एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब क्या? सिर्फ दो फैक्टर्स रहने वाले नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। मतलब P का ओनली 2 फैक्टर्स रहेंगे। मतलब 2 फैक्टर्स कौन से? 1 और एक नंबर खुद, ठीक है। मतलब और P लिख सकता है यहाँ पर, 1 और P, मतलब वो खुद का फैक्टर है और 1 दूसरा इसका फैक्टर है, ओके। अच्छा, इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है और A जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो मान लेते हैं एग्जाम्पल P मान लेते हैं 2 है। 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है भाई। 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर। तो मुझे बताओ, अगर 2 4 स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है कम्प्लीटली, 4 स्क्वायर मतलब क्या? 16, तो 2 16 को डिवाइड कर देता है और हमें मिलता है क्वोशंट 8 और रिमाइंडर 0, ठीक है। अच्छा, तो मुझे बताओ, अगर 2 4 स्क्वायर को डिवाइड कर पाता है तो 4 को डिवाइड नहीं कर पाएगा क्या? देखो, 4 डिवाइड्स 4 ऑल्सो। देखो 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना? 2 आंसर आता है, क्वोशंट 2 है, रिमाइंडर 0 है, ठीक है। मतलब अगर 2 4 स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो वो 4 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये थ्योरम ये कहता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपके पास एक टैलेंट है। क्या टैलेंट है? आप म्यूज़िक भी अच्छे से, आपको मतलब गाना गाना भी आपको आता है और ड्राइंग करना भी आपको आता है, पेंटिंग भी आपको आता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपको म्यूज़िक आता है, तो आप बोलोगे हाँ भाई ज़रूर आता है। और आपको अगर पूछा जाए कि आपको ड्राइंग आता है, पेंटिंग आता है, तो आप बोलोगे हाँ भाई आता है मुझे पेंटिंग भी। मतलब अगर आप म्यूज़िक भी कर सकते हो तो पेंटिंग भी कर सकते हो, दोनों एक साथ कर सकते हो आप, ठीक है। वैसे ही इसका एग्जांपल थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, आई नो, लेकिन इससे अच्छा एग्जांपल मैं बता सकता हूँ अभी।
कि मान लेते हैं आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं आपके पास, ठीक है, ठीक है, आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं और आपके पास आपके घर में 2 आपके दोस्त आए हुए हैं, 2 फ्रेंड्स, ठीक है। और एक फ्रेंड क्या किया, आपको मतलब क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट किया उसने कि उसको चॉकलेट देने के लिए, ठीक है। तो अगर आप अपने एक फ्रेंड को चॉकलेट दोगे तो जाहिर सी बात है कि आप दूसरे फ्रेंड को भी आपको चॉकलेट देना पड़ेगा, या फिर आप दोगे, खुद से देना पड़ेगा, नहीं आपको दोगे, देखो, बिकॉज ये फ्रेंडशिप है, ठीक है। मतलब अगर आपके दोस्त ने आपसे चॉकलेट मांगा है, एक दोस्त ने, तो आप दूसरे दोस्त को भी इवेंचुअली देते हो। वैसे ही पी स्क्वायर भी क्या करता है, पी स्क्वायर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड, पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ए को भी डिवाइड कर पाएगा, ठीक है ना, बिकॉज ए का स्क्वायर ही तो ए स्क्वायर है, मतलब ए इंटू ए करने के बाद ही तो ए स्क्वायर मिलता है। तो पी अगर ए को डिवाइड कर पाता है तो ऑब्वियस सी बात है ए स्क्वायर भी डिवाइड कर पाएगा, ठीक है ना भाई। एक एग्जांपल लेते हैं फिर, एग्जांपल 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर 16/2 इक्वल टू 8। 2 डिवाइड्स 4/2 इक्वल टू 2, ठीक है भाई, समझ में आ गया कि आज। अच्छा, और एक बात, ये जो 2 है ये एक प्राइम नंबर है और जो a है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अच्छा चलो भाई, ये तो हो गया, समझ में गया। अभी इससे उसका क्या लेना देना भाई, ये जो हमने प्रूफ सीखा है इससे इसका क्या लेना देना, व्हाट्स द रिलेशन, व्हाट्स द कनेक्शन, नॉट रिलेशन बट कनेक्शन, देखो समझाता हूँ। तो एग्जाम्पल सबको देख लेना है भाई, एग्जाम्पल प्रूफ √3 इज इरेशनल, ये आपको देख लेना है भाई। मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज में जा रहा हूँ, तो प्रूफ करो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का, √5 इज़ इरेशनल, ठीक है, √5 इरेशनल है, ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे, देखो एग्जाम्पल से लिखो, ठीक है। मैं NCERT से हुबहू लिख दे रहा हूँ आपको, क्योंकि भाई एग्जाम में आपको सेम ही लिखना है, बिकॉज NCERT से आपको लिखना है, कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपको, ठीक है। क्या लिखना है देखो पहले, अच्छा, जिस मेथड से हम इसको इरेशनल प्रूफ कर रहे हैं अभी, उस मेथड को कहते हैं हम कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड, कंट्राडिक्शन मतलब क्या, झगड़ा, एक तरीके का झगड़ा कह सकते हो आप, ठीक है, कंट्राडिक्शन मेथड। अच्छा, कंट्राडिक्शन मेथड, झगड़ा तो ज़्यादा उस सेंस में चला जाएगा, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि आयरनी कह सकते हो, आयरनी, ठीक है। आयरनी मतलब क्या, कि आपका जो आपने जो सोचा था उसका उल्टा हुआ है। मान लीजिए कि आपने सोचा कि आपका दोस्त पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन आपका दोस्त एक्चुअली में पढ़ाई में बेकार है, ठीक है, इसे कहते हैं हम आयरनी। और कंट्राडिक्ट भी कह सकते हो, कंट्राडिक्शन भी कह सकते हो, कि पहले आपने सोचा था कि आपका दोस्त बहुत अच्छा है पढ़ाई में, लेकिन असली में वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इसे हम कहते हैं कंट्राडिक्ट। क्या हुआ, किसका कंट्राडिक्ट हुआ, आपके थॉट का कंट्राडिक्ट हुआ, कंट्राडिक्शन हुआ आपके थॉट का। आपने क्या सोचा था, आपका थिंकिंग हुआ था कि आपका दोस्त अच्छा है, लेकिन असली में वो अच्छा नहीं है, मतलब पढ़ाई में अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो कंट्राडिक्शन मेथड से हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे कि √5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। हम पहले मानेंगे कि रैशनल नंबर है √5, फिर हम क्या करेंगे कि रैशनल नंबर से मतलब ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि नहीं भाई ये रैशनल नहीं है, ये इरेशनल है। मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रैशनल नहीं है प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब पहले आपको रैशनल प्रूफ कर मतलब पहले आपको मान लेना कि रैशनल है, फिर आपको उसी रैशनल को प्रूफ कर देना कि नहीं भाई ये रैशनल नहीं है, हमने तो गलत सोचा था, फिर हमें इसको इरेशनल बता देना है, ठीक है। इसे कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है भाई। समझाता हूँ, डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। पहले आपको लिखना है लेट अस एज्यूम that √5 is irrational। तो पहले हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम मतलब क्या, मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं। एज्यूम मतलब कंसिडर या फिर मान लेना, भाई हाँ ठीक है मान लेते, तो अच्छा इंसान है, ठीक है, मान लेते, अभी के लिए मान लेते हैं, बाद में बात का बात देखा जाएगा, ठीक है।
ऐसे ही √5 को हमने मान लिया, अरे सॉरी, रैशनल, ठीक है, रैशनल, नॉट इरेशनल, रैशनल। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि √5 एक रैशनल नंबर है। अभी रैशनल नंबर क्या है भाई? रैशनल नंबर मतलब p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दैट इज वी कैन find integers a and b where b not equal to 0 such that √5 equal to a/b। मतलब इस लाइन से ये समझाया गया है कि अगर √5 रैशनल है तो रैशनल को हम किस फॉर्म में लिख सकते थे? रैशनल का डेफिनेशन ही क्या था? रैशनल का डेफिनेशन था कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, फॉर्म p/q, जहाँ पर p/q इंटीजर है, q 0 के बराबर नहीं है, और p/q को प्राइम है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, p/q को प्राइम है, ठीक है। तो ऑल्सो इसमें लिखो, सपोज, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है मैं वैसे लिख रहा हूँ, सपोज a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर एज 1, हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अच्छा, अदर देन 1, then we can divide by the common factor and assume that a and b are co-prime। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, सपोज हमने माना कि ए और बी जो है इनके पास एक कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर है दोनों में, ठीक है। तो एक्चुअली ये वाला जो सेंटेंस है ये आपको नहीं लिखना चाहिए, बिकॉज ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा बहुत ही झमेला देगा आपको ये वाला, ठीक है। आपको नहीं लिखना है भाई, ठीक है। एनसीईआरटी का सब मैं फॉलो तो कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं लिखना चाहिए, मैं आपको थोड़ा अच्छा से लिख के दूंगा। दैट इज वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b वेयर b नॉट इक्वल टू 0 सच दैट √5 इक्वल टू a/b। ऑल्सो a एंड b आर को प्राइम, ऐसे लिखो, ऑल्सो a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम मतलब क्या था कि a और b के कॉमन फैक्टर है, और कॉमन फैक्टर क्या है? 1। मतलब a का भी फैक्टर में 1 और a है, और b का भी फैक्टर में 1 और b है, और दोनों में ही कॉमन फैक्टर क्या है? 1। इसका मतलब a और b है को प्राइम, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, को प्राइम मतलब क्या है? अच्छा, को प्राइम, अच्छा मैंने क्या बोला था? ऑल प्राइम नंबर्स आर को प्राइम। तो जितने भी प्राइम नंबर्स है सारे के सारे को प्राइम है। जैसे कि 2 भी एक को प्राइम नंबर है, 2 और 3 को प्राइम है। कैसे? 2 का फैक्टर है 1 2 और 3 के फैक्टर है 1 3, मतलब 1 और 3 के अलावा 3 को और कोई डिवाइड नहीं कर पाएगा, और 2 और 1 के अलावा 2 को और कोई डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया बातें? मतलब 2 और 1 के अलावा 2 को डिवाइड करने वाला कोई नहीं है दुनिया में, और वैसे ही 3 और 1 के अलावा 3 को डिवाइड करने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में, और दोनों में ही कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है, सिर्फ 1, ठीक है। इसलिए a और b को प्राइम है, ठीक है। अच्छा, अभी जो मिला हमें यहाँ पर देखो √5 इक्वल टू a/b, इसको हम यहाँ पर लाते हैं। नाउ
√5 इक्वल टू a बाई बी। ठीक है भाई, क्या करेंगे, बोथ साइड में स्क्वायर करेंगे। √5 होल स्क्वायर इक्वल टू a बाई बी होल स्क्वायर करने के बाद रूट हट जाएगा, सिर्फ रहेगा 5 इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ज़रूर सी बात है। a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो देखो, अगर मैं 5 को इस तरफ लेके आता हूँ तो ये क्या करेगा, a स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू b स्क्वायर। इसका मतलब क्या कि 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ओके भाई, 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। और इसको लिखो अभी, देयरफॉर 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। और थ्योरम के अनुसार क्या बोला था मैंने कि अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, इसका मतलब 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a के स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो a को भी डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, थ्योरम में आपको दिखाया मैंने एग्जांपल देकर। ठीक है, तो इसके बाद और एक बात, लेट 5 a equal to 5c, where c is some integer। ठीक है, अच्छा, अब इसको लिखने का ज़रूरत क्या है भाई, क्या मतलब, क्या अचानक से कहाँ से आ गया a इक्वल टू 5c वेयर c इज सम इंटीजर। देखो, 5 डिवाइड करता है a को, मतलब क्या होगा कि 5 के साथ ऐसा कुछ नंबर होगा जिसके साथ 5 मल्टीप्लाई होकर a को डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं, बताओ। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होता है, 5 इंटू 2। समझ में आ गया। और 5 जो है 10 को डिवाइड भी कर पाता है। ठीक है ना, 10 को डिवाइड करेगा तभी हमें वैल्यू क्या मिलता है, 2। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 को इस तरफ लेके जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 10/5 इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमें क्या देखा, हमें ये देखा कि 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी एक प्राइम नंबर, कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई होने के बाद ही क्या हो रहा है, 5 10 को डिवाइड कर पाता है। ठीक है, मतलब जो 10 आया है वो 5 को मल्टीप्लाई किया गया है दूसरे किसी प्राइम नंबर इंटीजर के साथ, फिर जाके हमें 10 मिला है। तो 5 डिवाइड्स a का मतलब क्या है कि 5 के साथ 5 के टेबल में कुछ एक नंबर है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया उसके साथ, फिर जाके हमें 10 मिला। जैसे कि हम ऐसे बोलते हैं ना, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, 5 इंटू 3 इंटू 15 इक्वल टू 15। मतलब क्या कि 5 के साथ एक ऐसा लौंडा है जो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 15 आ रहा है। मतलब 15 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ रहा है। मतलब 3 क्या कर रहा है, 5 को हेल्प कर रहा है, किसको डिवाइड करने में, 15 को डिवाइड करने में। तो जब हम बोलेंगे कि 5 डिवाइड कर रहे हैं 15 को, तो हम कैसे लिखेंगे कि 15 हमें मिल रहा है 5 को किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, और वो नंबर क्या है, 3। तो यहाँ पर भी जो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर 5 डिवाइड कर रहा है a को, मतलब क्या, जो a है वो आया है कैसे, 5 को किसी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करके। समझ में आ रही बात है, a जो आया है वो 5 को किसी एक नंबर, सपोज ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ना एनीथिंग, एनी इंटीजर। ठीक है, एनी इंटीजर इंटू करके हमें a मिल रहा है। ठीक है भाई, तो a को डिवाइड करने का क्षमता 5 में है, और वो क्षमता को हेल्प कौन कर रहा है, कोई एक इंटीजर। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए हमने लिखा a का जो वैल्यू है वो 5c के बराबर है। क्यों भाई, बिकॉज 5 इसको डिवाइड कर पा रहा है, और डिवाइड करने के लिए उसको क्या लग रहा है, एक इंटीजर की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए हमने 5c लिखा, और c क्या है, एक इंटीजर है। समझ में आ गया बात है।
तो ये ए का वैल्यू 5c हो गया। अभी इसी ए का वैल्यू 5c जो है इसमें इस वाले इक्वेशन में बिठा दो। पुटिंग ए इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1, क्या होगा? इक्वेशन 1 क्या था? ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पर होगा 5c होल स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर 25, c का होल स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक है, तो 5 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हुआ क्या? b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अभी फिर से अगर हम इस 5 को इस तरफ लेके आते हैं तो क्या क्या होगा? ये b स्क्वायर बाई 5, b स्क्वायर बाई 5 मतलब क्या कर रहा है? 5 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है और किसका हेल्प ले रहा है? c स्क्वायर का हेल्प ले रहा है 5। मतलब 5 के साथ कुछ c स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर हमें b स्क्वायर मिल रहा है, और जब 5 इसको डिवाइड करने जा रहा है, ठीक है, तो c इसको हेल्प कर रहा है। मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ तो जब हमें 10 लिखते हैं तो 10 हमें कैसे मिलता है? 2 × 5 मिलता है, 2 × 5 करने के बाद मिलता है, मगर मतलब 5 के साथ कुछ इंटू करने के बाद हमें 10 मिलता है। वैसे ही जब हम 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमें 2 मिलता है। मतलब इनडायरेक्टली क्या समझ रहा है, क्या समझा रहा है कि 5 के साथ कुछ इंटू करने के बाद ही तुम्हें 10 मिलेगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं 5 लिखूँ तो 5 को कैसे लिखते हैं? 5 × 1, मतलब 5 को 5 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और वैल्यू 1 मिल रहा है, मतलब 5 को हमने 1 के साथ इंटू किया तब जाकर हमें 5 मिला। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखेंगे b स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू c स्क्वायर, मतलब क्या? b स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, और थ्योरम के अनुसार क्या बोला था? अगर 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा। तो देयरफॉर 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है भाई, अच्छा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहाँ से हमें एक आउटकम मिला है। कैसा आउटकम? कि अच्छा देखो समझाता हूँ। 5 b को भी डिवाइड कर पा रहा है और 5 a को भी डिवाइड कर पा रहा है। अरे भाई, ये क्या बात हुई? मतलब 5 दोनों का ही कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर मतलब क्या? दोनों को ही डिवाइड कर पा रहा है 5। जैसे कि मैं बोलूँ अगर 1 कॉमन फैक्टर है किसका? 2 और 3 का। 1 कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और 3, इसका मतलब क्या है कि 1 2 को भी डिवाइड कर पा रहा है कम्प्लीटली और 3 को भी डिवाइड कर पा रहा है कम्प्लीटली। ठीक है भाई, अच्छा भाई, तो लिखो हैंस 5 इज ए कॉमन फैक्टर, 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। a और b दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। अच्छी बात है भाई, लेकिन तुम फंस गए बेटा। कैसे फंस गए? हमने क्या बोला था कि a और b को प्राइम है। अरे भाई फंस गए रे, को प्राइम है। को प्राइम मतलब 1 और वो नंबर खुद के अलावा और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं जाता। मतलब अगर मैं 2 की बात करता हूँ या 3 की बात करता हूँ तो 2 को सिर्फ वो खुद 2 और 1 ही डिवाइड कर पाता है, और 3 को वो खुद 3 और 1 ही डिवाइड कर पाता है। ठीक है, इन दोनों के अलावा और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर पाए। लेकिन हमें क्या मिल गया? हमें दिख गया कि 5 भी इन दोनों को डिवाइड कर पा रहा है और दोनों में कॉमन भी है। अरे भाई, ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि देखो a को डिवाइड करने वाला सिर्फ 2 ही है। कौन? 1 और a खुद, और b को डिवाइड करने वाला भी 1 है और b खुद है। लेकिन इनके अलावा हमें और एक फैक्टर मिल गया 5, मतलब 5 भी दोनों को डिवाइड कर पा रहा है। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? बिकॉज a और b तो क्या है? को प्राइम है। तो यहाँ पर हमारा कंट्राडिक्शन राइज करता है, मतलब एराइज करता है। ये हमारे सोचने को, मतलब हमने जो सोचा है उसे कंट्राडिक्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, रोक रहा है। मतलब हमने जो सोचा था वो गलत निकला, और हमारा जो गलती है वो कैसे हुआ? क्योंकि हमने √5 को रैशनल माना था। √5 को रैशनल मानना ही हमारा गलती था। ये क्या होगा? मतलब ये इरेशनल होगा, क्योंकि अगर रैशनल हुआ तो a और b तो को प्राइम हो गए नहीं, और को प्राइम नहीं हुआ तो रैशनल कैसे होगा? क्योंकि रैशनल होने के 3 फैक्टर्स चाहिए होते हैं। रैशनल नंबर होने के 3 फैक्टर्स होने चाहिए। क्या?
पी और क्यू इंटीजर, पी और क्यू बिलोंग्स टू जेड मतलब इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल टू 0 और पी एंड क्यू आर को प्राइम। तो अगर एक भी फैक्टर सेटिस्फाई नहीं करता है तो रेशनल नंबर हम नहीं कर सकते, तो क्या कहेंगे, इररेशनल। ठीक है भाई, तो 5 कॉमन फैक्टर है दोनों में, बट दिस कंट्राडिक्ट्स, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट that A and B are co-prime। लेकिन ये हमारे जो हमने सोचा था कि A और B के और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 और 1 के अलावा, लेकिन इसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अच्छा मुझे बताओ 2 और 3 के 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है क्या? मतलब ऐसा एक नंबर है क्या जो दोनों को डिवाइड कर पा रहा है और दोनों में कॉमन भी है 1 के अलावा? 1 के अलावा है क्या? तो आप बोलोगे भाई नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर तो मिल चुका है ना 5 जो है ये 1 के अलावा भी है कॉमन फैक्टर दोनों में। ये तो लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज दोनों तो को प्राइम है, और को प्राइम में हमने क्या देखा, आपके सामने मैंने दिखाया कि 1 के अलावा इनमें और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है ना, तो कॉमन फैक्टर नहीं है तो अचानक से और एक कॉमन फैक्टर कहाँ से आ सकता है भाई? कैसे आ सकता है? तो इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, और हमारा गलती मतलब यही हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये मतलब क्या 5 जो है कॉमन फैक्टर आ कैसे रहा है? बिकॉज ये रैशनल नंबर है ही नहीं, ये कुछ दूसरा नंबर है, ये रैशनल नंबर है ही नहीं भाई। रैशनल नंबर होता तो क्या हमें 5 मिलता कॉमन फैक्टर हिसाब से? नहीं मिलता। ठीक है ना, तो ये हमारा कंट्रडिक्शन मेथड है। सो दिस कंट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, ये इस फैक्ट को कंट्रडिक्ट करता है, अपोज करता है, इनकार करता है कि ए और बी जो है को प्राइम है। सो √5 इज इररेशनल। ठीक है, क्योंकि रैशनल तो हो नहीं सकता है। अगर रैशनल होगा तो को प्राइम होना ही पड़ेगा इनको, ए और बी को, लेकिन यहाँ पर को प्राइम हो ही नहीं सकता बिकॉज 5 और एक कॉमन फैक्टर मिल चुका है हमें उन दोनों के बीच में, तो ये को प्राइम तो हो ही नहीं सकते, ये और दूसरा नंबर हो चुका है। ठीक है ना, तो रैशनल तो हो ही नहीं सकता। रैशनल का 3 फैक्टर में से एक टर्म एंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, तो रैशनल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। मतलब ये रैशनल के कैटेगरी में हम नहीं पकड़ेंगे इसको, ये इररेशनल के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? ठीक है, आई होप आपको मैं सब समझा पाया हूँ ठीक से कैसे ये हुआ इररेशनल। ठीक है भाई, समझ में आ गया कैसे हुआ? ओके, सो आई वुड बी ग्लैड इफ आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कुछ ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया कैसे लिखना है? हुआ ऐसे लिखना है, फुल मार्क्स को मिल जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, थ्री प्लस 2√5 को हमें इररेशनल प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे? देखो, फिर से कंट्रडिक्शन मेथड के यूज़ करेंगे। लेट 3 प्लस √5 क्या करेंगे, इसको रैशनल मान लेंगे भाई। रैशनल मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, a/b में लिख सकते हैं। सो देयरफॉर 3 प्लस 2√5 विल बी इक्वल टू p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम। p और q को प्राइम है, मतलब एक कॉमन फैक्टर उनका सिर्फ 1 ही है, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इनके बीच में, और दोनों इंटीजर भी है। ओके, अच्छा, अभी क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करके 3 को इस तरफ लेके आओ, तो 2√5 इक्वल टू p/q माइनस 3, और फिर एलसीएम ले लो, p माइनस 3q बाई q, सॉरी, और ये 2 हो जाएगा यहाँ पर 2q। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 2q। अच्छा, ठीक है भाई, अभी एक्चुअली एक काम करते हैं,
इसको एलसीएम नहीं लेते हैं, एलसीएम ना लेकर डायरेक्ट इसको कैसे लिखते हैं, p/q -3 और होल इंटू 1/2, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर 2 में था, यहाँ पर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/2 इंटू p/q -3, एलसीएम ले लेना। अभी मुझे बताओ p/q इंटीजर है ना, p/q क्या है, इंटीजर होगा, और p/q इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0 है, और p/q को प्राइम भी है। इसका मतलब क्या कि p/q क्या हो गया, रैशनल हो गया। तो ये सब रैशनल है। अच्छा देखो 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 देखो, p/q रैशनल हो गया, ये हो गया r। तो इसके साथ रैशनल के साथ ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, तो सब पूरा मिलकर ये वाला जो राइट हैंड साइड है पूरा रैशनल हो गया। तो राइट हैंड साइड रैशनल है, और ये बराबर है किसके साथ, √5 के साथ। मतलब क्या, √5 भी हो गया रैशनल, ठीक है। लेकिन एक कंट्राडिक्ट करता है किस फैक्ट को, कि √5 इरेशनल है। हमने प्रूफ करके रखा है भाई कि √5 इरेशनल है ना। तो √5 हमें इरेशनल है पता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या हमें देखने को मिला कि √5 रैशनल है, लेकिन तो हो नहीं सकता। तो गलती कहाँ पर हुई है हमारे से गलती यहाँ पर हुई कि हमने इसको रैशनल माना था। रैशनल मानना ही हमारा गलती है, ठीक है। इसलिए रैशनल ना होकर क्या होगा, ये हो √5 होगा इरेशनल। तो अभी इसमें रीज़न होगा कि सिंस P एंड Q होगा, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, therefore p/q is a rational number। p/q इज रैशनल नंबर। तो अगर p/q रैशनल है तो रैशनल के साथ माइनस करो और एक रैशनल, तो रैशनल ही मिलेगा, फिर इंटू करो रैशनल के साथ, फिर से रैशनल ही मिलेगा, तो राइट हैंड साइड पूरा रैशनल हो जाएगा हमारा। तो देयरफॉर इसमें लिखो 1/2 होल इंटू p/q -3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, इज ऑल्सो रैशनल। Hence, √5 is also rational. √5 is also rational। क्यों? बिकॉज राइट हैंड साइड हमारा पूरा रैशनल हो चुका है, ठीक है, और इसमें इज इक्वल टू साइन है, तो √5 इज इक्वल टू ये वाला पार्ट क्या है, रैशनल, ठीक है ना। तो √5 इज ऑल्सो रैशनल हो गया। लेकिन बट दिस contradicts the fact that √5 is irrational। लेकिन ये उस फैक्ट को इनकार करता है कि √5 irrational है। हमें तो पता है √5 irrational है, ठीक है ना, बट ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रडिक्ट कैसे हुआ, क्योंकि हमने 3 + 2 √5 को रैशनल माना था। तो रैशनल मानने से अगर कंट्रडिक्शन फेस करना पड़ रहा है तो ये रैशनल की जगह पर क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। क्योंकि रैशनल मानने से अगर इतना ज़्यादा झगड़ा हो रहा है यहाँ पर इसलिए हमें क्या मानना पड़ेगा, इसको इरेशनल मानना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। तो देयरफॉर 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल। समझ में आ गया भाई कैसे किया हमने, कंट्रडिक्शन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा अच्छे से। और आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ कि क्यों यह इरेशनल हुआ है, ठीक है भाई। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो ऐसे करेंगे हमें, तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे करना पड़ेगा हमें एग्जाम्स में भी। क्वेश्चन नंबर 3 रोमन 1/√2 को हमें प्रूफ करना है कि ये रैशनल है। कैसे प्रूफ करोगे, फिर से वही, लेट अस एज्यूम कि 1/√2 एक रैशनल है। और रैशनल हुआ मतलब क्या, इसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर 1/√2 इक्वल टू रूट थोड़ा सा दिख नहीं रहा, 1/√2 इक्वल टू p/q, जहाँ पर p और q क्या है, को प्राइम।
तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो √2 बराबर होगा q/p के बराबर, ठीक है, q/p के बराबर होगा। हमेशा हमेशा याद रखना, जितना भी इरेशनल पार्ट है सबको लेफ्ट हैंड साइड में रखो या फिर राइट हैंड साइड में रखो, और जितना भी रैशनल पार्ट है उसको या तो लेफ्ट हैंड साइड में रखो या फिर राइट हैंड साइड में रखो, अलग अलग रखो, अलग अलग, सिंपल बात है, अलग अलग रखो। तो देखो p और q अगर इंटीजर है, क्योंकि रैशनल नंबर है और इंटीजर है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। और इक्वल टू साइन है तो √2 भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। लेकिन √2 तो इरेशनल है, हमें पता है, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है हमें। और कंट्रडिक्शन कैसे कहाँ से फॉर्म हुआ, क्योंकि हमने 1/√2 को रैशनल माना था। तो रैशनल मानने से हमें झगड़ा फेस करना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, झगड़ा बंद करने के लिए इसको इरेशनल मानेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आपको रीज़न लिखना है, सिंस a and b are integers, sorry a नहीं, sorry, p and q are integers, therefore q/p is rational, ये रैशनल हुआ। सो हैंस ये रैशनल हुआ तो √2 भी क्या हो जाएगा, विल ऑल्सो बी इज ऑल्सो रैशनल। लेकिन रैशनल कैसे होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो इरेशनल है, हमें पढ़ा है भाई, ये इरेशनल है, हमने प्रूफ भी किया, किताब में प्रूफ भी है। अगर आप चाहो तो प्रूफ करके भी देख सकते हो, अगर मार्क्स ज़्यादा मांग रहा है, मतलब 5 मार्क्स का हुआ, तब आपको पहले √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, फिर जाके आपको इसको बताना है ऐसे। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि √2 इरेशनल है। और ये झगड़ा स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्योंकि हमने माना था कि √1/√2 क्या है, रैशनल है। तो रैशनल मानने से ऐसा फेस करना पड़ रहा है हमें सर्कमस्टेंसेस। तो इसको अवॉइड करने के लिए, मतलब इस झगड़े को बंद करने के लिए क्या करेंगे, हमें मानना पड़ेगा, मतलब ये प्रूफ हो जाएगा कि √1/√2 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर लेने से झगड़ा हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि हमने गलत लिया है। तो गलत क्या लिया है कि इरेशनल लिया है हमने गलत, तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। ऐसे करके हमें कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो रोमन 2 जो है आप खुद करो, रोमन 3 में करके देता हूँ। रोमन 2 भी आसान है, क्या करना पड़ेगा आपको मैं बता देता हूँ। आपको लिखना पड़ेगा 7√5 = a/b या फिर p/q। फिर आपको √5 को इस तरह भी रखना है और 7 चला जाएगा नीचे, तो a/7b। अभी a और b क्या है, इंटीजर है और को प्राइम भी है, तो ये बन जाएगा क्या, रैशनल पार्ट। और रैशनल के साथ 7 भी रैशनल है, तो इंटू हो जाकर पूरा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, रैशनल। तो √5 = रैशनल, ठीक है। लेकिन √5 तो इरेशनल है, तो गलती कहाँ पर हुआ, गलती यहाँ पर हुआ कि हमने इसको रैशनल माना। इसका मतलब क्या होगा, ये इरेशनल होगा, बस ऐसे ही प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, रोमन 3। लेट अस assume (6 + √2) इज रैशनल। तो हमने एज्यूम किया, फिर से माना कि भाई ये रैशनल है। रैशनल है मतलब क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं p/q फॉर्म में। तो 6 + √2 = p/q, जहाँ पर p और q को प्राइम है। फिर क्या करेंगे, √2 को इधर रखेंगे और 6 को इस तरफ लाएंगे, तो p/q -6, ओके। अभी p/q इंटीजर है, को प्राइम भी है और q बराबर नहीं है 0 के, तो ये क्या बन जाएगा, ये रैशनल बन जाएगा, क्योंकि रैशनल के टर्म्स एंड कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये रैशनल से -6 करो, -6 भी एक रैशनल है, तो माइनस करने के बाद ये राइट हैंड साइड फुल्ली रैशनल बन जाएगा। तो यहाँ से √2 भी रैशनल हो जाएगा, लेकिन √2 तो इरेशनल है, ठीक है ना। ऐसे करके आपको सॉल्व कर लेना है बस। सिंस a and b, अरे बार बार a and b लिख देता हूँ भाई, p and q आर इंटीजर्स, therefore
पी बाई क्यू इज रैशनल होगा फिर, क्योंकि इंटीजर है। सो इसका मतलब क्या होगा कि पी बाई क्यू माइनस 6 भी रैशनल, क्योंकि पी बाई क्यू रैशनल है तो ये भी पूरा वैल्यू ही क्या होगा, रैशनल होगा। तो ये पूरा राइट हैंड साइड वैल्यू रैशनल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल टू साइन गिवन है। हैंस √2 इज ऑल्सो रैशनल। लेकिन ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, बट दिस contradicts the fact that √2 is irrational। तो ये इनकार कर रहा है कि नहीं भाई, √2 तो irrational है, ठीक है। तो ये जो ना मानना मतलब झगड़ा हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने इसको रैशनल माना था। तो झगड़ा बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इरेशनल फिर से मानना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, हाँ भाई ये इरेशनल ही है, हमने गलत माना था भाई, तुम ही सही हो। तो 6 + √2 इज इरेशनल। ठीक है भाई, हो गया आपका आंसर। तो बहुत अच्छा लगा भाई इस चैप्टर को, बहुत अच्छे से हमने जल्दी ही कंप्लीट कर लिया। बहुत छोटे छोटे मतलब बहुत कम पार्ट्स लगे मुझे वीडियोस के। तो आई होप कि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। और एक बात, जो इस चैप्टर के लास्ट में ए नोट टू द रीडर लिखा हुआ है, तो आपको मैं बताया था कि ACF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स और LCM ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का बराबर होता है वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए, 2 इंटीजर्स के लिए ही होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। अगर 3 हुए तो 3 हुए तो 2 फॉर्मूले हैं, ACF ऑफ PQR बराबर होगा PQR इंटू LCM ऑफ PQR डिवाइडेड बाय LCM ऑफ PNQ इंटू LCM ऑफ Q and R इंटू LCM ऑफ R and P। ठीक है, तो ऐसा कुछ फार्मूला यूज़ होगा अगर 3 नंबर्स हुए, 3 इंटीजर्स हुए, तो ऐसा फार्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा ACF निकालने के लिए 3 नंबर्स का, अगर LCM भी हमारे पास है तो। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है जो मुझे मिला बुक के एकदम लास्ट में, मतलब चैप्टर के लास्ट में, नोट टू द रीडर में, तो मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैं आपको लिख देता हूँ। फिर ACF हो गया, तो LCM कैसे निकालोगे फिर 3 नंबर्स के LCM? अगर ACF आपके पास नहीं है, और अगर है तब भी आप निकाल सकते हो, तो ये भी सेम है, बस ACF के जगह पर LCM के जगह पर ACF हो जाएगा। ACF ऑफ PQR डिवाइडेड बाय ACF ऑफ PQ इंटू ACF ऑफ QR इंटू ACF ऑफ R and P। तो ऐसे करके हम LCM भी निकाल सकते हैं 3 पॉजिटिव इंटीजर्स का, और LCM भी निकाल सकते हैं 3 पॉजिटिव इंटीजर्स का। ठीक है भाई, तो बहुत अच्छा लगा भाई ये चैप्टर, बहुत ही जल्दी ख़त्म कर दिया हमने इस चैप्टर को। आई गेस कि आई टुक 3 और 2 डेज़, क्योंकि एक दिन में मैं वीडियोस नहीं बना पाता, टाइम नहीं मिलता। तो जितने में टाइम मिलता है उतने टाइम में मैंने जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, बिकॉज 10 का जो सिलेबस है थोड़ा सा ब्रॉड है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी है, तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा पॉलिनोमियल्स। क्लास 9 में भी हमने पॉलिनोमियल्स किया हुआ है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत आइडिया हमें है, नया चैप्टर नहीं है। रियल नंबर्स भी नया चैप्टर नहीं था, थोड़ा बहुत हमने करके रखा था। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो भी हमने भाई छोटे क्लास 5 या 6 आई गेस 6 से हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल करके आए हैं हम। तो लीनियर वेरिएबल इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी अब हमें कोई डाउट नहीं होगा, बिकॉज क्लास 9 में हमने किया हुआ है, थोड़ा बहुत तो किया होगा ना, तो कोई डाउट नहीं होगा। इसके 2 मेथड्स होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत सारे इजी मेथड्स हैं, तो बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद हम चैप्टर 4 में है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो जिसमें हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, लेकिन उतना ब्रॉडली नहीं।
एक सेपरेट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि मैं समझाऊंगा धीरे धीरे, बिकॉज टाइम है तो धीरे धीरे समझाऊंगा। फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी करूंगा। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अंडरस्टैंडेबल चैप्टर है, मतलब आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझे तो आपको प्रॉब्लम फेस करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करता हूँ। इसी के साथ हमारा इस रियल नंबर का सीरीज़ भी ख़त्म होता है। एनसीईआरटी का ख़त्म होता है, आरएस का भी बाकी है। आरएस का भी करूँगा, पहले एनसीईआरटी ख़त्म करता हूँ, बिकॉज बोर्ड में तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो तवज्जो, सबसे पहले एनसीईआरटी को दूंगा, फिर आरएस को दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।